अपने क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने प्लेटो को कंप्लीट किया था और उसी के बाद उस क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। बेसिकली जो ये क्रम था हमारा आगे बढ़ने का उद्देश्य यही है कि हम इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें, बट इतनी भी जल्दी नहीं है कि चीज़ों को छोड़ते हुए चलें। तो इस क्रम में हम अरस्तु को लेंगे। अरस्तु में 2 लेक्चर लेंगे। एक लेक्चर आपका ये 1 होगा, कंप्लीट ही रहेगा, ये पार्ट 1 है, और उसके बाद एक पार्ट 2 लेके आएंगे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपसे थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, किसी कारण से तबीयत सही नहीं थी, जिस कारण से मैं लेक्चर को ला नहीं पा रहा था, बट हम कंटिन्यू करेंगे और आपका जीएस का भी पार्ट हम लेके ही आएंगे, उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो अभी मुझे टाइम मिला है, रात के लगभग 1 बज रहे हैं, लेकिन हम इसको कंप्लीट करेंगे लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर आपका एक दिन गैप पे या फिर लगातार मिलता रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जीएस का भी लेके आऊं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, जैसे कुछ बच्चे बोले थे कि सर अन्य कोचिंगों में तो जैसे प्लेटो हमने पढ़ा, तो प्लेटो को मान के चलिए 4 दिन 5 दिन पढ़ाया जा रहा। तो देखिए 2 चीज़ होती हैं, एक तो हमने पीपीटी से पढ़ा, तो जो मैंने लास्ट में 1.5 घंटे में आपको प्लेटो को पढ़ाया, वो अगर मैं लिख के पढ़ाता तो 3 से 4 घंटे लगते, और अगर उसमें मैं आपको बोल के लिखाता तो 5 से 6 घंटे 7 घंटे लग जाते आराम से। और क्लास में कुछ और भी तरह की बातें होती हैं, इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसलिए जल्दी होता है। और अगर कुछ फैक्ट आपको लगते भी हैं तो उसके लिए घबराइएगा मत, मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा और उन सारे प्रश्नों को आपसे कराऊंगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन छूट जाएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ हम पीवाईक्यू और जो एमसीक्यू होंगे, मतलब और भी प्रकार होंगे, उससे मैं क्लियर कराऊंगा कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ों का रिवीजन कराऊंगा, बस कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं अरस्तु पे। अरस्तु का जीवन अगर हम देखें, इनका टाइम, तो ये 384 बीसी से 322 बीसी के बीच में, ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। हम सभी को पता है कि अरस्तु जो थे, ये अगर आप कुछ भी पढ़िए, आप इवन बायो पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, आप सोशियोलॉजी पढ़िए या अन्य कोई एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे, तो आपको अरस्तु का नाम आएगा ही आएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेटो को हमने पढ़ा। अब हम प्लेटो की बात करें ना, तो प्लेटो को पॉलिटिकल साइंस में, प्लेटो को पॉलिटिकल साइंस में उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। ऐसा क्यों बोला जाता है? बेसिकली इन्होंने उसकी नींव रखी थी। ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी बोला था क्योंकि उन्होंने इसकी नींव रखी थी। फिलॉसफी मतलब आधार और सिद्धांत दिए थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन वास्तव में राजनीति विज्ञान का जनक है, तो आप बोलोगे अरस्तु। तो ये अप्रोच क्यों है? अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के मामले में नहीं है, अन्य विषयों के मामले में भी इस तरह से बातें हैं। इसका सीधा जो रीजन है आपको पता लगेगा भी आगे जैसे से हम पढ़ते जाएंगे। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो तरीका है, वो है साइंटिफिक अप्रोच। और साइंटिफिक अप्रोच में आप क्या करोगे, जैसे हमने देखा था कि प्लेटो क्या है, आदर्शवादी है। ठीक है, आइडिया में विश्वास करते हैं, आइडियलिस्टिक सोच रखते हैं। अब ये क्या है, ये अगर साइंटिफिक आप होगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका होगा, तो आप फैक्ट्स में बिलीव करोगे, और ये कहीं ना कहीं मैच नहीं करने वाले। उनका मतलब है कि राजा ऐसा हो जो ना तो परिवार रखता हो ना ही संपत्ति रखता हो। ये बोलते हैं कि भाई देखो, ऐसा है ना कि राज्य तो बिना परिवार और संपत्ति के तो चल ही नहीं सकता। परिवार की भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, और परिवार चाहिए व्यक्ति को, खुशहाल जीवन के लिए परिवार चाहिए। ठीक है, अकेला व्यक्ति खुशी नहीं रह सकता और उसका विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर परिवार चाहिए तो पैसा चाहिए, क्योंकि बच्चों का और सबका ध्यान रखना है, दासों की सेवा करना है, मतलब दासों के लिए ध्यान देना है, दासों की सेवा, बल्कि दास प्रथा को मान्यता देते हैं, दासों की सेवा नहीं करना। उसके बाद बोलते हैं कि हमारे अतिथि आ जाएं तो उनके लिए भी हमें पैसा चाहिए। तो अब बातें उल्टी हो जाएंगी, लेकिन कैसे क्या क्रम रहा उसको समझेंगे। तो अरस्तु के जीवन परिचय को हम प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा के बारे में देखें। सामान्य तौर पे आप देखोगे यहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देखो अरस्तु का प्रारंभिक जीवन थोड़ा सा हम देखेंगे। जैसे हमने देखा 384 एडी यहाँ पे इनका जन्म होता है ना, और सिटी पे कहाँ होता है, ध्यान देना, इसमें अक्सर कंफ्यूज करेगा कि एथेंस में होता है कि नहीं, क्योंकि इनका जीवन एथेंस में ही बीतेगा। लेकिन इनका जन्म कहाँ होता है, आप देखोगे यहाँ पे स्टैग्रा में होता है। ठीक है, और ये कहाँ था, मैसिडोनिया में था। कहाँ पे था, मैसिडोनिया। ठीक है, अब ये छोटे छोटे नगर राज्य थे, इनको सिटी स्टेट बोलते हैं। सिटी स्टेट का मतलब नगर राज्य। जैसे अब देखोगे कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की जो जनसंख्या बताई, भाई 5040 के आसपास होनी चाहिए, मतलब इतना उन्होंने एग्जैक्ट बताया।
तो 5,000 जनसंख्या कितने बड़े क्षेत्र में, मान के चलो जैसे आज के जिले होते हैं वैसे वैसे, या उससे बड़े या कुछ छोटे इसी प्रकार के, उसमें नगर राज्य पूरे यूरोप में छोटे छोटे हुआ करते थे, उतना बड़ा आकार नहीं था, साम्राज्य नहीं थे, वो तो सिकंदर ने उसको बढ़ाने का काम किया। देन रोमन साम्राज्य आया। ये प्रश्न इसमें से कई बार पूछे जाते हैं, जैसे उनके पिता का नाम निकोमेकस था। अब निकोमेकस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार तरह के प्रश्न इनसे आते हैं, क्योंकि निकोमेकस को अगर आप याद रखोगे ना, तो इनकी जो किताब है जो एथिक्स से संबंधित, उसका नाम भी है निकोमेकियन एथिक्स, तो इससे तो याद रहेगी। इनके पुत्र का भी नाम अपने पिता के नाम पे ही रखा था, और इनके एथिक्स के जो नैतिकता से संबंधित जो नियम है, सिद्धांत, उसको इनके पुत्र ने ही निकोमेकियन एथिक्स में रखा है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार पूछा भी गया है किसी परीक्षा में कि भाई, और आगे भी पूछा जा सकता है कि इनके पिता कहाँ पे, किस राज दरबार में चिकित्सक थे या क्या करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो इनके बारे में लिखा है कि अमेंटस, या फिर कहीं कहीं अमीन दास करके भी लिखने में मिलेगा हिंदी में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोनाउंसिएशन और थोड़ा सा एआई का जो ट्रांसलेशन है, पहले तो गूगल का होता था, वो भी एक प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, अभी कुछ इनहेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती। तो मैसिडोनिया में जो इनके राजा थे, उनके यहाँ ये वैद्य थे। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि चिकित्सक थे। बेसिकली जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास आप जाओगे और एक झाड़ फूक जो करते हैं, जो ओझा वैद्य टाइप के लोग होते हैं, आप वहां पे जाओगे तो वो क्या करेगा, वो आपको कुछ बताएगा कि इस तरफ है, फैक्ट्स पे बात नहीं करेगा, आपका बीपी नहीं चेक करेगा, आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी, अब मान लो बार बार आपका मूड स्विंग करता हो, ठीक है, कभी गुस्सा, कभी किसी पे प्यार, कभी कुछ आ रहा है, तो कभी अच्छे मूड में हो, कभी नहीं, हो सकता है आपके अंदर कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट की कमी हो, मिनरल्स की कमी हो ना, कैल्शियम, जिंक, आयरन, इन सब चीजों की कमी हो, तो वो डॉक्टर बेहतर तरीके से बता पाएगा। विटामिन डी की कमी हो, दिन भर लेथार्जिक फील करते हो ना, आपका थायराइड बढ़ गया हो, बीपी हाई हो, लो हो, ये सारी चीजें जो है आप देखोगे यहाँ पे, तो ये मतलब एक प्रकार से यहाँ पे ये काम करता रहता है। ठीक है, वाईफाई बंद कर देते हैं, नहीं तो वो आएगा। तो इस प्रकार से आप देखो कि ये क्या है, ये डॉक्टर थे, वैद्य मतलब डॉक्टर। अब डॉक्टर तो फैक्ट्स पे काम करेगा ना, उसको पता है कि अगर कोई रोग हुआ है तो उसके लिए क्या होगा। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कोई रोग हुआ है, मान लो खांसी हुई है, ठीक है, कफ है, या फिर फीवर है, तो फीवर को अगर आप देखोगे तो फीवर के लिए वो पर्टिकुलर क्या होगा, एक मेडिसिन होगी, पर्टिकुलर एक विशेष प्रकार की दवाई होगी जो उसी पे काम करेगी, और उस विशेष प्रकार की दवाई से वो रोग ठीक होगा। ये जो अप्रोच हमने पढ़ा था, 2 अप्रोच पढ़े थे, एक इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड है, आपको याद होगा ना। तो इंडक्टिव मेथड जो होता है, जिसको आगमनात्मक पद्धति भी हम बोलते हैं, ये क्या करती है, विशेष से सामान्य के निष्कर्ष पे पहुंचती है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखोगे कि जनरलाइज ये तब करती है जब स्पेसिफिक इसके पास नॉलेज हो। यानी कि डॉक्टर क्या है, एक पर्टिकुलर जो है आप स्पेसिफिक मेडिसिन देगा, तभी वो जनरलाइज करेगा कि इसका रोग ठीक होगा। लेकिन अब जो प्लेटो का मॉडल है वो डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक मॉडल है। तो डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे इनका जो तथ्यों में बिलीव था, पर्टिकुलर चीजों के लिए जांचना परखना, वैज्ञानिक अप्रोच, वो इनके पिता के प्रोफेशन के साथ आया था और उनके साथ ये लगे रहते थे, जिस कारण से आप देखोगे कि ये चीज इनको देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे वही चीज लिखी है कि भाई इनका जो पालन पोषण हुआ, अपब्रिंगिंग हुई ना यहाँ पे कैसे हुई, चिकित्सा और विज्ञान के वातावरण में है, जिससे उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने में बहुत महत्वपूर्ण मदद मिलती है। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय मेडिसिन एंड साइंस विच सेव्ड हिज साइंटिफिक थिंकिंग, यानी कि उनकी वैज्ञानिक सोच के पीछे ये कारण आता है। तो बचपन में क्या होता है, बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके लिए इसीलिए बोला जाता है कि 10th और 12th तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बाद आप देखोगे 10th और 12th तक जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं वो आगे भी रहते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं। बट अभी थोड़ा सा तरीका अलग है, तो वो तो बात अलग आती है, लेकिन ये चीज समझिएगा। अब ये क्या होता है कि जैसे उस समय एथेंस में हमने ग्रीक में हमने देखा था भाई कि जो बात आती है ना, उस समय सिटी जो सबसे फेमस सिटी स्टेट था वो था एथेंस, और अलग अलग कामों के लिए फेमस था। लेकिन आप देखोगे जैसे स्पार्टा की बात की थी, स्पार्टा वो आपने देखी होगी ना मूवीज 300, मैंने इसके पहले बताया था, स्पार्टन्स करके। तो स्पार्टा अपनी शौर्य, वीरता और बहादुरी के लिए फेमस था। एथेंस उस समय पूरी दुनिया में ज्ञान के लिए जाना जाता था, एटलीस्ट यूरोप में तो जाना जाता था, और सारे विद्वान और सारी तरह की डिबेट और डेमोक्रेसी, इस तरह की चीजें यहाँ पे बहुत हुआ करती थी। तो जब अरिस्टोटल अपने आप में बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, और उन्होंने वैज्ञानिक सोच के कारण और उनकी जिज्ञासा के कारण उनको लगा कि आगे की पढ़ाई क्या करें,
तो फिर वही होता है ना कि आप बाहर पढ़ने जाओ, आपके शहर में कॉलेज नहीं है। और सबकी ख्वाहिश हुआ करती थी कि भाई जैसे आज के समय में लोगों की ख्वाहिश होती है बड़े बड़े कॉलेज वगैरह में पढ़ने की। तो 18 वर्ष की आयु में इनको एथेंस भेजा गया। और उस समय प्लेटो बहुत फेमस हो चुके थे, तो प्लेटो जैसे दार्शनिक फिलोसफर के पास इनको भेजा गया, जो कि नेक्स्ट लेवल पे सभी के सिद्धांतों का खंडन कर चुका था और अपने सिद्धांतों की मान्यता को स्थापित कर चुका था। और दार्शनिक स्तर पे ये बहुत उन्नत किस्म की बातें किया करता था। तो 18 साल की एज में जब ये एथेंस आते हैं, आप ध्यान देना है, यहीं से इनका जीवन बदलेगा, क्योंकि एथेंस के मूल निवासी नहीं है। ध्यान, ये मतलब बच्चों को कंफ्यूजन कई बार हो जाती है कि एथेंस में थे, नहीं, ठीक है, स्ट्रैगरा से संबंधित थे। अब जब एथेंस में आते हैं तो एकेडमी, क्योंकि एकेडमी थी प्लेटो की, भाई उस एकेडमी में इन्होंने ले लिया एडमिशन। एडमिशन लेने के बाद लगभग, यानी कि आप देखोगे कि जब ये टीनेजर थे तब आए थे, और 20 साल इन्होंने यहाँ पे बिताए शिक्षा के बहुत व्यापक तरीके से। शुरू में तो इतना ध्यान प्लेटो ने नहीं दिया, क्योंकि एकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट होते थे, लेकिन क्योंकि अरस्तु इतना कुशाग्र बुद्धि का था कि वो कहीं ना कहीं प्लेटो की निगाह वहां पे चली ही गई। और प्लेटो ने देखा कि जो भी लर्निंग्स, जो भी लेसन्स, जो भी चीजें हैं वो बहुत तेजी से सीख रहा है, उसमें कुछ अपनी चीजों को ऐड भी कर देता है। तो प्लेटो को लगा हाँ ये तो बढ़िया है, एक कदम आगे। जैसे इन्होंने बताया कि भाई दर्शन है, दर्शन में हमें किसी चीज को बढ़िया से समझना रहता है तार्किक तरीके से, तो फिर इन्होंने अन्य चीजों में दर्शन ढूंढना कि ये देखो यहाँ पे भी सोच सकते हैं, यहाँ पे भी सोच सकते हैं। तो प्लेटो को कहा हाँ, बंदे में है दम ना। तो फिर ये चीज चलती रहती है, और इसी आधार पे इनकी बुद्धि से प्रभावित होकर ये सब भी पूछा जा सकता है। प्लेटो को बुद्धि का अवतार कहा, या फिर प्लेटो ने इनको, या फिर माइंड ऑफ एकेडमी के तौर पे बोला, यानी कि ये जो एकेडमी थी उसके मस्तिष्क के तौर पर यहाँ पे देखा गया, नाउंस यूज हुआ है, नाउस। तो इन्होंने नाउस बोला, या फिर बोला कि जो ये अरस्तु है ना, एकेडमी का मस्तिष्क है, यानी कि अगर सबको जोड़ लें तो सब हाथ पैर किसी न किसी काम में आएंगे, लेकिन बौद्धिक स्तर पे जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा किसमें है, अरस्तु में है। प्लेटो और अरस्तु के बीच अब देखो कि यहाँ पे क्या होता है। देखो एक चीज और होती है, जैसे ये तो शुरू में है, अभी अरस्तु सीख रहा है, लेकिन अरस्तु के साथ एक खासियत ये है कि अरस्तु ध्यान देता है फैक्ट्स पे, और धीमे धीमे कुछ बातें, जैसे शुरू में तो उतना इग्नोर नहीं किया प्लेटो ने बोला कि बच्चा है, सीख रहा है, तो जिज्ञासा होना कोई गलत बात नहीं। लेकिन अरस्तु ने उन सब चीजों का प्रैक्टिकल करना चाहा, और प्रैक्टिकली उनके फॉलो भी किया और बातें की। और किसी बात पे तो कितना भी समझाया गया, लेकिन प्लेटो की बात से ये असहमत हो गए, और असहमत होने के कारण इतनी बात बिगड़ गई कि अक्सर मुद्दों पे दोनों में ये हो जाता था कि नहीं ये बात हम नहीं मानेंगे, ये बात हम मानेंगे, ये बात नहीं मानेंगे, गलत हो गया। और इस कारण से प्लेटो उनसे काफी नाराज हो जाता है। और मतभेद ना, मतभेद काफी स्तर पे आया था, लेकिन सच्चाई ये है कि शिक्षा जो ली थी प्लेटो से उन्होंने, उसी का प्रभाव आगे चलता है। जैसे अगर आप देखोगे कि हमने जैसे स्टेट के क्लासिफिकेशन की बात अगर हम करें, तो वो जो इन्होंने किया है प्लेटो ने वही लिया है, मतलब शिक्षा तो यहीं से ली, अपने तथ्यों को जोड़ दिया। ऐसा बोला जाता है कि बिना अरस्तु के प्लेटो अधूरा है ना, और बिना प्लेटो के अरस्तु इनकम्प्लीट है, मतलब वो भी पूर्ण नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, प्लेटो अरस्तु। प्लेटो ने आदर्श दिए, दर्शन दिए, और उसको विकसित करने का काम अरस्तु ने किया। तो इसीलिए आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जैसे सुकरात का प्रभाव प्लेटो पे पड़ा था, उसी प्रकार से प्लेटो का प्रभाव अरस्तु पे पड़ता है। लेकिन बस अंतर यही है कि प्लेटो जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी कहता है, वो अपने गुरु के नाम पे करता है, बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, मेरे गुरु की शिक्षाएं हैं, उन्हीं को मैं दे रहा हूं। और अरस्तु बोलता था नहीं ये मेरी शिक्षाएं हैं, मैंने प्लेटो से भले ली है, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, और ये मतभेद बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात आती है, मतभेद जब बढ़ता है तो इस आधार पर बीच में प्लेटो की मृत्यु होती है। अभी समझिएगा इसको, प्लेटो की मृत्यु होती है तो प्लेटो को, अब अरस्तु को क्या लगता है कि देखो हम ही योग्य हैं, हमारा वर्चस्व है, और योग्य व्यक्ति को बैठाया जाना चाहिए एकेडमी पे ना। लेकिन राजनीति के कारण और प्लेटो की नाराजगी के कारण परिणाम स्वरूप जो है इनको वो पद मिलता नहीं, और उसके बाद इनका मतलब एथेंस में वो सम्मान नहीं होता, जिस कारण से ये अपनी खुद की एकेडमी स्थापित करते हैं। उस समय हालांकि उसी बीच अगर आप देखोगे तो सिकंदर जो थे, अलेक्जेंडर, मैसेडोनिया के राजा फिलिप II ने अरस्तु को बुलाया था, और सिकंदर की शिक्षक के तौर पे भी नियुक्त किया था। अभी ये सब चल ही रहा था, तो ये अपनी उसी दौरान क्या करते हैं, ये इनकी अपनी लीसियम नाम की एकेडमी को स्थापित करते हैं। ठीक है,
तो जो लीसियम होता है, लीसियम अपनी शिक्षा पद्धति रहता है ना। लीसियम में अगर आप देखोगे जो लीसियम था उसमें अपनी स्टाइल में पढ़ाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि लीसियम के बारे में खास बात थी कि अरस्तु बैठता नहीं था, ये घूमते टहलते पढ़ाते थे और इन जहाँ पे खड़े होते थे बच्चे वहीं बाग बगीचों में खड़े होकर पढ़ने लगते थे। तो यहाँ पढ़ा है, यहाँ काम दिया, फिर वहाँ पढ़ा है, वहाँ पढ़ा है, बहुत मेहनत करके काम करते थे। और एथेंस में इनके काफ़ी बगावत इनके खिलाफ उठने लगी थी, क्योंकि ये भी स्वतंत्र मानसिकता के थे। और जिस प्रकार से सुकरात ने भी उस समय सत्ता आदि का विरोध किया, उसी प्रकार से भाई इनका भी चल रहा था। अब देखो इसी में होता क्या है, इनकी मृत्यु के बाद इनको एकेडमी से बाहर निकाल दिया, लीसियम स्थापित किया। सिकंदर को शिक्षा दे ही रहे थे और सिकंदर चीजों को बदलेगा। सिकंदर ने इनके बारे में क्या बोला कि मेरे पिता ने मुझे जीवन दिया है और मेरे गुरु ने मुझे जीने की कला सिखाई। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो यहां पे अलेक्जेंडर को दी गई अरस्तु के द्वारा। तो बेसिक सी बात है कि अलेक्जेंडर के लिए यानी सिकंदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था अरस्तु का। होता क्या है, देखो अभी सिटी स्टेट की भले बात कर रहे हैं, सिकंदर निकल लेता है विश्व या विजय की यात्रा पे। अब दुनिया को जीतने वो निकलता है, तो दुनिया को जीतने अगर निकला है तो फिर क्या होगा कि एथेंस को भी जीतेगा, है जीतेगा कि नहीं, उसके आसपास के छोटे मोटे सिटी स्टेट्स को भी जीतेगा, जीतेगा बिल्कुल जीतेगा। और जब जीतेगा और जब पिता के समान अपने गुरु को अपना अनुभव बता रहा है, तो एथेंस में किसकी चलेगी, एथेंस में चलेगी किसकी, एरिस्टोटल की, मतलब अरस्तु की। ठीक है, अब क्या होता है कि जो विरोध था अरस्तु का एथेंस में और साथ के साथ जो इनको चीजें सहनी पड़ रही थी वो खत्म। अब किसी की हिम्मत और औकात है नहीं एथेंस में कि भाई अरस्तु के खिलाफ कोई बोल दे। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, कि कोई बोल सकता है अरस्तु के खिलाफ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अलेक्जेंडर और जो भी शासक नियुक्त हुआ है वहां पे, भाई वो है, वो भी अरस्तु के आगे क्या ही बोलेगा, क्योंकि भाई अलेक्जेंडर का वो गुरु है। और इस प्रकार से अलेक्जेंडर सिकंदर के साथ इन्होंने कई यात्राएं भी की थी, लेकिन फाइनली जो है अपना ये यहाँ पे थे। तो ये चीजें हैं, देखिए यहाँ पे लीसियम का मैंने मेंशन किया जो ऊपर बताया था ना कि 53 वर्ष की अवस्था में इन्होंने लीसियम को स्टेब्लिश किया था। ठीक है, और वहां पे इन्होंने अपने छात्रों के साथ विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन और शोध किया। तो जाहिर सी बात है रिसर्च वगैरह इन्होंने टीचिंग वगैरह के लिए किया ही था अपने स्टूडेंट्स के साथ, इसीलिए था। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती रहती। अच्छा होता क्या है कि कुछ समय तो बहुत बढ़िया चलता है, लंबा समय चलता है, जब तक सिकंदर का शासन रहता है पूरे एथेंस में इनका दबाव बना रहता है। अपनी स्वतंत्र शिक्षाओं आदि का ज्ञान ही देते रहते हैं और वो काफी रिसर्च करते हैं और भी विषयों पर अध्ययन होता है, ज्ञान होता है, चलता है। लेकिन होता क्या है कि एथेंस वासी इनसे कुंठित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो एक दो बात थी ना, एथेंस ज्ञान के लिए जाना जाता था और स्वतंत्रता पे वहां पे बल दिया जाता था, खासकर विचारों आदि की, क्योंकि डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी खत्म और कहीं ना कहीं एथेंस वासियों को गुलामी भी झेलनी पड़ती है। और पेलिपोलियन वॉर चल रहा था एथेंस और स्पार्टा में, जो कि लगभग बहुत लंबा चला, और उसमें भी ये बहुत हारे थे, क्योंकि ये लड़ने में अच्छे नहीं थे। स्पार्टन्स बहुत लड़ने में बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो स्पार्टा के लोगों से हारे, फिर सिकंदर के माध्यम से हारे, और इनसे तो पहले चिढ़ते ही थे। और चिढ़ने के साथ साथ ये हुआ कि यही व्यक्ति कहीं ना कहीं रीजन है, इसी ने इशारा किया होगा कि आओ यहाँ पे भी रुको। होता क्या है कि अपने युद्ध अभियान के दौरान लौटते समय सिकंदर की हो जाती है मौत, और उसके बाद सिकंदर का साम्राज्य का एक खत्म। अब क्या होता है कि कुछ दिन तो ठीक चलता है, लेकिन प्लानिंग हो जाती है कि सबसे पहले एथेंस का सबसे बड़ा दुश्मन यही अरस्तु है। बेसिकली अरस्तु का उतना भी विरोध नहीं रहता, लेकिन क्योंकि वहां पे जो शासक रहते हैं, भाई सत्ता किसी की जाएगी तो फिर तो जिम्मेदार ठहराएगा, और बोलते हैं सबसे पहले इसको निपटाओ। और इसीलिए रातों रात अरस्तु को भागना पड़ता है। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु के समय मैसेडोनिया का प्रभाव समाप्त हो जाता है और अरस्तु धार्मिक विरोध और राजद्रोह के आरोप फिर से लग जाते हैं। ये वही सेडिशन के एक्विजिशन थे जो कि किस पे लगे थे, सुकरात, सोक्रेटिस पे लगे थे, याद है जो हमने पढ़ा था। और ये आरोप लगता है, तो यही बोलते हैं अरस्तु बोलते हैं कि देखो मैं एथेंस में दूसरा दर्शन के खिलाफ अपराध नहीं होने दूंगा। अब सवाल ये उठता है कि दूसरा दर्शन के खिलाफ अपराध, तो दर्शन के खिलाफ, फिलॉसफी के खिलाफ, मतलब स्वतंत्र विचारधारा के खिलाफ अपराध नहीं होने दूंगा। तो पहला क्या था, फिर पहला जो अपराध था वो सुकरात के साथ था, उनको मृत्युदंड दिया गया था, और इसीलिए बोलते हैं कि ये यहां से निकल जाते हैं। मैं एथेंस वासियों को दर्शन के खिलाफ दूसरा अपराध करने का अवसर नहीं दूंगा, इसलिए वो कैल्चिस चले जाते हैं ना। आई विल नॉट अलाउ द एथेनियंस टू सिन ट्वाइस अगेंस्ट फिलोसफी। ठीक है, तो कैल्चिस चले जाते हैं, हालांकि क्योंकि तबीयत इनकी खराब रहती। तो आप देखिएगा यहाँ पे
कि ज्यादा दिन ये रह नहीं पाते, कुछ दिन में इनकी मृत्यु हो जाती है 322 BC के, क्योंकि बीमारी के कारण। वैसे भी अंतिम समय में इनका जीवन अच्छा नहीं जाता और चीजें चलती हैं। तो ये इनका अरस्तु का मैंने एक संक्षिप्त में और जीवन परिचय आपको बताया। तो इनके जीवन में जब भी आप पढ़ोगे तो अब देखो ये आपसे पूछा जाएगा, जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये पूछा जा सकता है जैसे कि भाई ये बताओ कि इनका अप्रोच क्या था। अप्रोच मतलब उपागम, हमने देखा था ना प्लेटो वाले में, अगर उसको वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो अगर उपागम की अगर हम बात करें तो कौन सा उपागम इनका है, निगमनात्मक की आगमनात्मक? आगमनात्मक मतलब इंडक्टिव मेथड उसको बोलते हैं, कि जो फैक्ट्स के बेस पे जनरलाइज करता है, यानी कि सामान्य से विशेष की बात करता है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। बहुत फिलॉसफी ये बेसिकली जब हम दर्शन पढ़ते हैं ना तो वहां पे ये सब चीजें आती हैं। प्रश्न आ जाए तो आप समझते रहिएगा, बस इतना देखिएगा। ठीक है, अब इनकी कुछ रचनाएं, भाई रचनाएं पूछी ही जाती हैं, चीजें तो ऐड है, लेकिन यहाँ पे कुछ पहले इसको बोला गया। अरस्तु के ज्ञान के कारण इनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज यानी कि विश्व ज्ञान कोश या ज्ञान का विश्वकोश भी बोला जाता है। इनके ग्रंथ देखिएगा, तर्कशास्त्र, बेसिकली फिलॉसफी से ही तर्कशास्त्र आया है, मैंने बताया था। प्राणी शास्त्र यहाँ पे सेम इंग्लिश में भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लॉजिक, जियोलॉजी, पॉलिटिक्स, लिटरेचर और फिलॉसफी पे बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे थे, अध्ययन किया था, इनके शिष्यों के द्वारा कंपाइल किया गया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि दर्शन और जो तर्क शास्त्र पे जो किताबें हैं ना, यहाँ पे देखिएगा फिजिक्स, मेटाफिजिक्स ना, कैटेगरीज आता है। ठीक है, डी एनिमा आता है ना। अब यहाँ पे देखो ये आता है कि पोस्टेरियर एनालिटिक्स। तो बेसिकली क्या है कि किताबों अगर याद रख पाए तो बेहतर है, लेकिन ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट किताबें याद हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे इनकी जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है यही दो हैं, जो ऑन पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी पे लिखी गई है। पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स नाम है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली इसी के लिए ही पूछा जाएगा। ऊपर का कम ज़्यादा याद करोगे तो ठीक है, जो मैं बोल दूँ इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना बस। अगर हम देखें लिटरेचर वगैरह पे तो इसकी बात करें तो पोएटिक्स एंड रेटोरिक। तो यहाँ पे देखिएगा दो ये पुस्तक है इनकी, ये नेचुरल साइंसेस पे इनकी किताब देखें तो मेट्रोलॉजी है ना, मेट्रोलॉजी के बराबर हिस्ट्रीज ऑफ एनिमल्स है, ये किताब इनकी है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करते रहिएगा। बाकी कुछ चीजें होंगी जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो उसके साथ आप नोट्स बनाते जाइएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, और साथ में जब हम क्वेश्चंस कराएंगे वहां पे नोट करते रहिएगा, रिवीजन कीजिएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। विश्वास रखिए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इसी तरीके से पढ़ के पीजीटी टीजीटी वगैरह का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। इंटरव्यू वगैरह भी आप लोग बोलेंगे तो मैं डलवा दूंगा उनका, मतलब उनके एक आध ही क्वेश्चन पूरे सेक्शन में कम थे, तो वही स्ट्रेटेजी मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, बस लगे रहिएगा, उसमें अभी और भी बताऊंगा, लेकिन पहले एटलीस्ट बेस तो कंप्लीट कीजिए। अरस्तु की महान रचना अगर हम बोले तो पॉलिटिक्स ही मानी जाती है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, वैसे तो इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन पॉलिटिक्स में अरस्तु का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि देखो दो चीज है, अरस्तु ने, हमने एक चीज डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, कि जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी बोलते हैं, इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। लेकिन ऐसा है क्यों? बात तो प्लेटो ने भी की ना, क्यों? क्योंकि ये जो प्लेटो है वो एथिक्स को, नैतिकता को हर जगह डाल देते थे, उसी के आधार पे बताते थे, और नैतिकता के तहत ही राजनीति का अध्ययन करते थे। यानी कि राजनीति कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। इन्होंने बोला नो, ये जो पॉलिटिकल साइंस है ना बेसिकली अलग है, और एथिक्स से हटाओ इसको, ये फैक्ट्स पे काम करो। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि आप हल्के में मत लो। ये बोलते हैं कि जैसे पॉलिटिकल साइंस को इन्होंने क्या बोला, मास्टर साइंस बोला। इन्होंने क्या बोला? मास्टर साइंस। क्या बोला? मास्टर साइंस बोला, मतलब सर्वोच्च विज्ञान। किसने? अरस्तु ने। अब ऐसा क्यों बोल दिया इन्होंने? सर्वोच्च विज्ञान इसलिए बोल दिया, इन्होंने बोला कि देखो राज्य ही निर्धारित करता है कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, होती है ना। जैसे देखो कि जीडीपी डिसाइड करना, यूएसए के साथ अभी कितनी टैरिफ लगेगी, अभी सिविल स्कोर डाउन हो तब भी आपको फाइनेंस मिलेंगे, और भी तरह तरह की चीजें आ रही हैं। गवर्नमेंट का रेट, टैक्स में सब्सिडी दे रही है, लोन्स लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये राज्य डिसाइड करेगा कौन सी पब्लिकेशन चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, क्या पब्लिश्ड होगा, क्या नहीं पब्लिश्ड होगा, कौन से नियम कानून होंगे, किस विषय में रिसर्चेज होंगे, कितनी फंडिंग इसरो को दी जाएगी, कहां से क्या किया जाएगा ना, मंगलयान होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें राज्य डिसाइड करता है। तो बोलते हैं कि बेसिकली सारे विषय अपने क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे सोशियोलॉजी अपने में, हिस्ट्री अपने क्षेत्र में,
बोलते लेकिन पॉलिटिक्स अपने लिए नहीं काम करता, पॉलिटिक्स सबके लिए काम करता है। ये जो पॉलिटी है, मतलब जो राजनीति है, ये सबके लिए काम करती है। इसलिए बोलते हैं इसका जो क्षेत्र है ना, इसका जो डोमेन है वो पब्लिक है, सबके लिए। और बोलते हैं कि अपने लिए निस्वार्थ भाव से उठकर सबकी सेवा करता है, इसीलिए ये सर्वोच्च विज्ञान है। ये डिसाइड करेगा कि अन्य विज्ञान या अन्य विषय किस हद तक जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए पॉलिटिक्स के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। और इस स्तर का ज्ञान आप देखोगे, अगला जो दार्शनिक हम पढ़ेंगे वो है मैकियावेली। कौन है? मैकियावेली। उसके बाद आप देखोगे अंधकार का युग आ जाएगा, तो वहां पे हम चर्चा करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत महान विचार थे। तो अरस्तु की पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान का पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाली पुस्तक मानी जाती है ना। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कई बार तो वैसे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए एक आध दो बार सवाल पूछे गए, इसलिए इसको हमने डाल दिया कि भाई किस भाग में क्या है। तो यह पूछा जा सकता है कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है पॉलिटिक्स को। 8 भागों की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला भाग राज्य की प्रकृति और दास प्रथा के बारे में बोलता है ना, नेचर ऑफ द स्टेट एंड द स्लेवरी सिस्टम, क्या था बेसिकली वहां पे। दूसरा पार्ट है कि जो प्लेटो के आदर्श राज्य है ना, ये इनका आइडल स्टेट है, उसके बारे में क्रिटिक दिया गया है, उनकी आलोचना करते हैं। ठीक है, करेंगे ही, हमने देखा है। तीसरा भाग इनका यहाँ पे है कि वो जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं इनकी बात करेंगे, क्योंकि इनको माने से एक आप चीज आपको पढ़ना नहीं, इसलिए बस में नहीं है, लेकिन पीजीटी और जीएससी लेक्चरार में है, हम जो पढ़ते हैं कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति के जनक भी अरस्तु को बोला जाता है, क्योंकि अन्य 158 देशों का संविधान इन्होंने तुलना किया था। 158 बोलोगे सर इतने देश कहाँ से उन्होंने अध्ययन कर लिए, ये चले गए। तो ये सिटी स्टेट थे ना, बताए छोटे छोटे थे यूरोप में, तो उनकी अध्ययन करके इन्होंने निष्कर्ष, मतलब वैज्ञानिक अप्रोच था कि भाई इसमें ये है, इसमें ये है, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। चौथा पार्ट इनका है स्टडी ऑफ मोनार्की एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, राजतंत्र और अन्य संविधानों का अध्ययन। छठा है क्रांतियों के कारण और उसके समाधान, की भाई क्रांतियां क्यों होती हैं, क्या। बेसिकली बहुत ब्रॉड स्तर पर इन्होंने रिवोल्यूशंस के बारे में बताया है, छोटी मोटी परिवर्तन को ये क्रांति मानते हैं। 7वां और 8वां भाग आदर्श राज्य और संविधान के से संबंधित। आप देखोगे कहीं कहीं ओवरलैप कर रही होगी चीजें, लेकिन ये वर्णन उन पार्ट्स में है, तो यहाँ पे हमने इसको बता दिया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इनके जीवन परिचय और क्या क्या महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है पढ़ना। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखोगे महत्व की अगर हम बात करें, तो जैसे पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स इसलिए हमने बोला ना कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इसकी। तो इसमें अगर आप देखोगे कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आदर्श और यथार्थ राजनीति का समन्वय किया गया है। क्या किया गया है? जो आपका आइडियलिज्म है, प्लेटो का आइडियलिज्म, मतलब देखो आइडियलिज्म और रियलिस्टिक अप्रोच में अंतर क्या है। देखो आदर्श का मतलब क्या होता है, मैं समझा दूं बच्चों को कि आदर्श राज्य है किसका? प्लेटो का। आप ऐसा समझो, आदर्श का मतलब मैं यहाँ पे बताता हूं। जैसे आपने सोचा कि मैं एक टाइम टेबल बनाता हूं और टाइम टेबल से मैं 8 घंटे डेली पढ़ूंगा। आपने बोला कि चलो मैं कुछ भी करूंगा, लाइफ भी इंजॉय करूंगा, पढ़ाई भी करूंगा। अगर 8 घंटे पढ़ाई हो जाती तो सच में बहुत अच्छी बात है। अब इसमें अगर आप देखो तो ये मान के चलो, आपने बोला कि ठीक है मैं 5 बजे मॉर्निंग में उठूंगा और अपना एक्सरसाइज वगैरह जो भी है मॉर्निंग रूटीन बढ़िया से करके 7 बजे से 11 बजे तक पढ़ूंगा, ऐसा मान लो। या 7 से 10 पढ़ा आपने, ठीक है। उसके बाद आपने सोचा कि मैं खा पी के आराम करके दोपहर में फिर सो लूंगा, जो कि प्रयागराज में बच्चों का क्या है, दाल चावल खा के सोने का एक सामान्य सिद्धांत है। तो आपने ये सोचा कि चलो ठीक है मैं 3 बजे उठूंगा और 3 बजे से 4 बजे 7 बजे तक फिर पढ़ूंगा, फिर उसके बाद खाना पीना खा के सो जाएगा आदमी। इतना भी पढ़ ले तो बहुत है, मान के चलो 8 घंटे, लेकिन करता कहाँ। लेकिन हो नहीं पाता आपसे, क्योंकि आपकी एक आदत बनी है कि 12-1 बजे तक आपको रील्स देखनी है, ठीक है। तो हो नहीं पाता, मॉर्निंग में उठना हो नहीं पाता, सब चौपट कर रखा है, कुछ हो नहीं रहा। तो आपकी जो यथार्थ स्थिति है वो तो हमने मॉर्निंग में आपको क्या बताया कि 7 से 11 और साथ के साथ 3 से 7, ये आपकी यथार्थ आदर्श स्थिति हो गई। लेकिन यथार्थ क्या है कि आप 11 बजे से भी पढ़ने नहीं बैठ पा रहे और देर रात तक सो रहे हो ना, दोस्तों से गप हो रही, तो ये यथार्थ स्थिति है। तो आदर्श क्या होता है? जो एक्चुअली में नहीं होता है, लेकिन वो दिमाग में आपके होता है। तो आइडिया को इसीलिए तो इन्होंने आदर्श बोला, ठीक है। आप कितना भी सोच लो कि व्यक्ति कैसा हो, किसी कोई आपको अच्छा लग रहा है, नहीं, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप किसी को, पत्थर को भगवान बना सकते हो, लेकिन वो पत्थर ही रहता है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, तो वो आदर्श स्थिति होती है कि आप चाहो कि कोई आपके हिसाब से सोचे, तो वो तो फिर वही बात है। तो यथार्थ कुछ और ही होता है ना। रियलिटी में आदमी क्या करता है, रियलिटी में आदमी वैसा होता नहीं है जैसा वो बोलता और दिखाता है। तो कहने का तात्पर्य कि आदर्श और यथार्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है पॉलिटिक्स में इस चीज को बहुत व्यापक स्तर पे बताया गया है, और साथ के साथ इसमें क्रांतियों के बारे में, समाज और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि के बारे में बताया गया। हमने देखा है कि 8 पार्ट में बांटी गई है, उन चीजों को देखा। अब अरस्तु पर प्रभाव और योगदान को पहले हम देखेंगे ना, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है और क्या क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ उन पे इन्फ्लुएंस किसका हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उनके राजनीतिक विचार हम देखेंगे। भाई देखो, वो हैं तो बहुत बड़े फिलोसफर, सब फील्ड में हमने देखा उन्होंने काम किया, लिटरेचर, सोशोलॉजी एंड साइंस वगैरह में। बट हमको यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पे फोकस करना है, और पॉलिटिकल साइंस पे देखोगे तो 3 ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो उनको जो उनके पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कोई और नहीं, प्लेटो है। प्लेटो को हम लोग देखेंगे। तो प्लेटो, अब इसको हेडिंग्स के हिसाब से नोट्स बनाइएगा ना, किसका प्रभाव है। तो देखो ये हेडिंग है, इसके नीचे 3 कारक हैं, और 3 कारक के कारण पहला प्रभाव किसका है, तो प्लेटो का है। दूसरा, भाई प्लेटो का पूरी तरह से प्रभाव भी नहीं है। अगर प्लेटो का पूरा प्रभाव होता तो आप ये समझो कि प्लेटो के पूरे प्रभाव में सिर्फ ऐसा थोड़ी ना होता कि उनके विचारों का विरोध कर देते, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लेटो पे प्रभाव तो सुकरात का था। तो सुकरात का विरोध उतना किया नहीं, लेकिन प्रभाव जरूर है। लेकिन समकालीन परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ा है ना, यानी कंटेम्प्रेरी सर्कमस्टांसेस जो हैं वो अछूती नहीं रही हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इनके पैतृक पृष्ठभूमि, पैटर्नल बैकग्राउंड का पड़ा। जैसे हमने देखा ना, मेडिसिन के फील्ड से थे और विज्ञान आदि की बात करते थे ना, फैक्ट्स की बात करते थे। इनको पता था कि जब कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए पर्टिकुलर चीज पे काम करना ही पड़ेगा। भाई रोग है, ऑपरेशन है ना, अब हम उसके लिए काम ना करके हम कुछ और, पता लगा हमारे पैर में दर्द है, हम सिर दबा रहे हैं, ठीक है, अगर दबा भी रहे हैं तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए ना। तो ये चीजें हैं, तो बैकग्राउंड लेके चलते थे, समकालीन परिस्थितियों और इन सबको मिला के जो है आप देखोगे पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है किस पे, अरस्तु पे। अब यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इन प्रभावों को अरस्तु राजनीति को वैज्ञानिक, यथार्थवादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोण बनाने में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि प्लेटो का क्या प्रभाव था, कंटेम्प्रेरी क्या था। बेसिकली प्लेटो का ही ज्यादा है, अन्य प्रभाव तो हमने वैसे भी देख लिया कि जो उनके क्या बोलते हैं कि जो मेडिसिन फील्ड और जो उनके बचपन का समय था वो बेसिकली फैक्चुअल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज को आधार देता है। देखते हैं यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस है। तो सबसे बड़ी चीज है कि पता है कि गुरु था और 20 साल वहां पे बिताए उन्होंने, तो प्रभाव तो पड़ना है हर चीज का। यानी कि प्लेटो की जो शिक्षाएं थी उसको इन्होंने लिया, लेकिन उसमें से आदर्शवाद इन्होंने निकाल दिया, आदर्शवादी सिद्धांतों को निकाला, ठीक है। उन्होंने अपने जीवन में 20 वर्ष तक प्लेटो के साथ बिताए, और खासकर पॉलिटिक्स जो लिखी, देखो अंतिम में पॉलिटिक्स आप देखोगे व्यवहारिक है। और क्योंकि आप देखोगे कि जो शुरुआती दौर पे तो ये साथ में थे नहीं, अंतिम में 2 किताब उनकी आई थी, एक स्टेटमेंट आई थी, एक लॉज आई थी, ठीक है। और आप देखोगे स्टेटमेंट एंड लॉज में थोड़ा सा इन्होंने वैज्ञानिक बातें की हैं प्लेटो ने, मतलब कि बोलते हैं कि भाई लॉ होने चाहिए, स्टेट में कुछ रूल्स होने चाहिए ना, कैसे शासन होगा। तो आप देखोगे नेक्टोरल काउंसिल के बारे में बात की, तो उस समय थोड़ी सी वैज्ञानिक बातें ये कर रहे थे। तो उस समय अरस्तु भी इनके प्रभाव में थे, तो अरस्तु उस समय ज्यादा प्रभावित हुआ और उसको थोड़ा सा और एनहेंस कर दिया उस सारी चीजों को, ठीक है। तो ये जो लॉ का प्रभाव है ये प्लेटो से ही पड़ा है। बेशक वो रिपब्लिक में इस तरह की बातें नहीं करता, हालांकि प्लेटो बाद तक बोलता था कि आदर्श राज्य है, आइडिया आइडिया है, लेकिन अब व्यवहार में नहीं चल पाता, तो इसलिए बनाना पड़ेगा। तो यानी कि प्लेटो का जो यथार्थ राज्य है, ठीक है, यानी कि जो रियलिस्टिक है, वो अरस्तु के लिए आदर्श है, क्योंकि अरस्तु उसमें भी कमियां ढूंढ के अपने को बेहतर तरीके से बताएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, प्लेटो की लॉज में व्यक्त आदर्शवादी विचार अरस्तु की पॉलिटिक्स में व्यवहारवादी सिद्धांत का आधार बने, ठीक है। यानी कि उसके जो आदर्शवादी सिद्धांत थे उन्हीं को इन्होंने थोड़ा सा बदला और व्यवहारवादी सिद्धांत को यहाँ पे दिया। तो प्लेटो का बहुत बड़ा प्रभाव है। बेशक देखो क्या है कि ज्ञान मिला प्लेटो से और तथ्य वैज्ञानिकता मिली उनके प्रोफेशन, या फिर कहें तो उनके बचपन के ज्ञान से, या फिर उनके परिवेश से, पितृसत्ता से, और दोनों को मिला के समकालीन प्रभाव के हिसाब से उन्होंने ज्ञान को ढाल दिया। ये तो समझ में आया। लेकिन मतभेद, अब हम देख लेते हैं कि क्या मतभेद था, ठीक है, क्योंकि राजनीति के बारे में पढ़ना है तो राजनीतिक विचारों को देखेंगे। दार्शनिक आधार पर भी कई मतभेद हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मतभेद या फिर प्लेटो और अरस्तु में अंतर क्या है, ठीक।
इसको हम देखने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो जैसा हमने देखा कि भाई प्लेटो कैसे हैं, आदर्शवादी है, आइडियलिस्टिक है। आदर्शवादी मतलब हवा में सोचते हैं। अब ऐसा कहना गलत नहीं होता, कहीं कि आदर्शवाद भी सही होता है। देखो आदर्श, एक चीज समझिएगा, इस शब्द आगे और भी मिलेगा जब सिद्धांत हम पढ़ेंगे, आदर्शवाद और व्यक्तिवाद। देखो आदर्शवाद, आदर्शवादी, ये जो सिद्धांत है बेसिकली ये राज्य के समर्थन के साथ भी यूज होते हैं। व्यक्तिवाद का विरोध होता है आदर्शवाद। लेकिन यहाँ पे आइडिया से है, आइडियल बोलते हैं ना, आइडियल है, तो मतलब कहने का मतलब है कि आदर्श का मतलब देखो दो होता है। एक तो आदर्श होता है ना, बोलते हैं आपके आदर्श कौन है, आपके पिताजी, दादाजी, वैसे आदर्श। आदर्शवाद एक विचारधारा हो जाती है। तो ये विचारधारा की बात नहीं होती, हालांकि आदर्शवादी भी हैं प्लेटो। जो राज्य का समर्थन ज्यादा करे, व्यक्ति के अधिकारों की कम बात करे, वो आदर्शवादी है। ठीक है, और ये राज्य को पूरा समर्थन प्लेटो करते ही है। भाई राज्य और राजा के पास ही तो पूरे अधिकार है ना, उसी के हिसाब से तो सबका भला होगा। इसका उल्टा क्या होते हैं, व्यक्तिवादी होते हैं, उदारवादी, जो व्यक्ति को अधिकार देने की बात करते हैं, राज्य को सीमित करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे आदर्श की बात कर रहे हैं, जैसे इनका आदर्श है कि एक दार्शनिक राजा, जो कि नहीं हो सकता, जो हमने टाइम टेबल वाला एग्जाम्पल दिया था। जबकि वहीं पे आप देखोगे कि प्लेटो जो आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, वहीं अरस्तु कैसे हैं, तो अरस्तु यथार्थवादी है, रियलिस्टिक जो होगा उसके बारे में, वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं कि ऐसी कोई दुनिया नहीं आइडिया की जहां से तुम लेके आओ, तो बोले वो दुनिया तो दिखाओ, ठीक है, जहां की बातें करते हो ना, हमें पता है हकीकत जन्नत की, पर दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है। अरस्तु यथार्थवादी थे और उन्होंने वास्तविक राजनीति की समस्याओं पर ध्यान दिया, जो उस समय कंटेम्प्रेरी चीजें चल रही थी, वहां पे ज्यादा चीजें फोकस की इन्होंने। इसी के संबंध में आप देखोगे मैक्सी का स्टेटमेंट है कि प्लेटो के बिना अरस्तु का अस्तित्व संभव नहीं और अरस्तु के बिना प्लेटो अधूरा है। तो बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले शायद मैंने बताया था, वो तो किसी का स्टेटमेंट नहीं बताया था, मैं बस अपनी चीजें बता रहा था। यहाँ पे मैक्सी के हिसाब से देखो, ये कई बार पूछ लिया था कि स्टेटमेंट, फलाना स्टेटमेंट किसने दिया, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि स्टेटमेंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ वैसे कोशिश आप कीजिए कि खुद के सेल्फ नोट बनाइए। लिखने से जैसे क्या है, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, जो दे रहे होंगे, बीएड कर लिया होगा लेकिन अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा नहीं होगा, उनको क्या है, जैसे लिख के पढ़ोगे, सुन के पढ़ोगे, नोट डाउन करते रहोगे ना, तो वो दिमाग में जाता है। और कभी ये मत घबराइएगा कि आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, शांति से पढ़िए, आपका होगा। मैं यहाँ पे पूरा प्रयास करूंगा भी, प्रश्न के माध्यम से अभ्यास इतना करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन और अभ्यास, तो वो हम करते रहेंगे। ठीक है, एक कैंडिडेट का मैं इंटरव्यू भी डलवाऊंगा जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। देखिए सुनने में तो आपको यही लगता है कि बहुत सामान्य सी चीजें, पढ़ो, सिलेबस देखो, रिवीजन, लेकिन सच वही होता है, कोई आसमान से चीजें नहीं आती, बस आप लोग करते सही से नहीं हो। अब हम आ जाते हैं कि समकालिक प्रभाव क्या पड़ा। ये तो हमने देखा कि भाई प्लेटो का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इन पे समकालिक प्रभाव क्या पड़ा। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, तो अरस्तु ने यूनानी नगर राज्य के पतन और मैसेडोनिया के उत्थान के समय का अनुभव किया। यानी कि इन्होंने अपनी आंखों से देखा था, जो सिटी स्टेट थे वो टूट रहे थे, और मैसेडोनिया जो कि सिकंदर का राज्य था वो उठ रहा था, है ना। हमने बताया ना कि उस समय सिकंदर आगे बढ़ता है ना, डिक्लाइन इन्होंने देखा ग्रीक सिटी स्टेट्स का। तो अब ऐसी स्थिति में क्या था, इनस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकल सिस्टम में, राजनीतिक अस्थिरता थी, और यूनानी नगर राज्यों में स्वतंत्रता खत्म हो रही थी। हमने देखा भाई यही तो था कि अरस्तु का विरोध था, और मैसेडोनिया के अधीन आ गए थे, तो दासता भी इन्होंने देखी, क्योंकि एथेंस में रहे और आगे का जीवन, क्योंकि विद्वान थे और विद्वानों का देश एथेंस माना जाता था, तो इसीलिए वहां पे इन्होंने अपना लंबा समय बिताना सफल समझा। और वैसे भी देखिए, कोई जाता है कहीं पे शहर में पैसा कमाने, ज्यादा कमा लेता है, या कुछ वहीं चीजें अच्छी लगती तो गाँव में फिर नहीं आता, वहीं बस जाता है, तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अब यह बोलते हैं कि इस समय नगर राज्यों की एकता के अभाव का प्रतीक था। मतलब कि भाई देखो कि अगर सिटी स्टेट आपस में एक होते, क्योंकि छोटे छोटे थे ना, तो उसको सिकंदर को इतनी दिक्कत नहीं हुई। अगर सब सिटी स्टेट एक साथ आ जाते, विरोध करते, तो हो सकता है कि स्थिति कुछ और होती। ये चीज उन्होंने समझा था और इससे सीखा भी था, क्योंकि उन्होंने संविधानों का भी अध्ययन किया था, चीजों का अध्ययन किया था। तो राजनीतिक स्तर पर उन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे कि मतलब ये इसको जो पतन का कारण है, वो सीधी सी बात है, इनके पास एकता रही होती तो शायद स्थिति दूसरी रहती। तो अरस्तु की सीख ये थी, लर्निंग थी, कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यूनानी नगर राज्यों के पतन का मुख्य कारण उनकी आपसी एकता की कमी है। तो ये इन्होंने, जैसे आप देखोगे मैकियावेली को भी हम पढ़ेंगे, तो मैकियावेली भी समकालीन मुद्दों पे बहुत पूरा ही फोकस करता है। बहुत क्या, पूरा फोकस उसका, जो उस समय के कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, वो भी खासकर इटली के लिए,
उनके बारे में बात करता है, इसलिए उसको भी जो है क्या बोला जाता है, अपने समय का अरस्तु बोला जाता है। ठीक है। और आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान का जनक या फिर राज्य शब्द का सही प्रयोग करने वाला मैकियावेली ही है। तो इसके बाद मैकियावेली को ही पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि भाई समकालिक प्रभाव, जो यूनान का पतन हो रहा था, मैसेडोनिया आगे बढ़ रहा था, ये सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ा। इससे इन्होंने देखा कि एकता जरूरी है, राजनीति में क्या कमी होती है, कैसे राज्य की रक्षा की जाए, क्या क्या कारण है, बगावत रोकी जाए, सारी चीज़ें। अब तीसरा हम देखें कि भाई पैटर्नल बैकग्राउंड में क्या था, वो तो हमने देखा कि जन्म से एक चिकित्सक परिवार में पैदा हुए थे और उनके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाया गया था, जो कि हमने बताया था। बट इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसका किसका प्रभाव पड़ा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा, आप देखोगे कि फैमिली बैकग्राउंड उनका था ही ना, और उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली कि पूरा सिस्टम को वो देखें, नेचर, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स का वो उन्होंने अपना अध्ययन उनका था। ठीक है। व्यवहारिक दृष्टिकोण में इस प्रभाव से उनके राजनीति विज्ञान पर भी प्रभाव पड़ा। भाई बेसिकली पड़ेगा ही पड़ेगा ना। अगर कोई टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट से है तो वो जिस भी क्षेत्र में जाएगा वो यूज करेगा क्या, टेक्नोलॉजी है ना, बेसिकली टेक्नोलॉजी यूज करेगा। ये तो हमने देखा कि अरस्तु का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख किताबें, पुस्तकें, और साथ के साथ उन पे किसका प्रभाव पड़ा है। अब हम आगे चलते हैं, इसको आराम से पढ़ेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है इसमें। अब जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि अरस्तु का योगदान राजनीति विज्ञान में क्या है। ठीक है। मतलब ये तो हम राजनीति विज्ञान कर रहे हैं, अभी सिद्धांत थोड़ी ना पढ़ा हमने। तो अब ये देखेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है पॉलिटिकल साइंस में, आखिर क्यों इनको राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। वो तो हमने देखा कि पहला तो उन्होंने सब्जेक्ट को अलग किया। ठीक है, वही सारी चीजें मिलेंगी। चलिए, तो पहला है कि राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय, इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, यानी कि पहचाना या फिर उसको स्थापित करने का प्रयास किया। इसके पहले राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं माना जाता था। राजनीति विज्ञान को अगर आप देखोगे तो एक विषय के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से नहीं था, ये नैतिकता और वैतिकता के तहत पढ़ा जाता था। और अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग किया, और जब विषय की अलग पहचान बनी तो विषय भाई सामने आया। और इसीलिए बोला जाता है कि इन्होंने जो है राजनीति विज्ञान को स्थापित करने का काम किया, इसीलिए इनको जनक माना जाता है। नीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान में अंतर जो था, बेसिकली नीति शास्त्र का उद्देश्य क्या था, ईंड से था, मतलब संबंध ईंड से था, मतलब जीवन में क्या होता है, हम क्या करना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है, नीति शास्त्र ना। यानी कि राजनीति को मीन्स के तौर पे या फिर कहें तो हम साधन के तौर पे यूज करते थे राजनीति को। उद्देश्य जो था जीवन में नैतिकता लाना था। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, वो साध्य है, राज्य स्थापित होना चाहिए ना। राजनीति विज्ञान को साधन मानता था ये, यहाँ पे देखिएगा नीति शास्त्र। उन्होंने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान माना। किसने, अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने, क्योंकि ये राज्य जैसी सर्वोच्च संस्था का अध्ययन करता है। बोलते हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस अपने आप में सुप्रीम साइंस है, मास्टर साइंस है। क्यों, क्योंकि ये राज्य का अध्ययन करता है और राज्य एक परोपकारी संस्था है। इन्होंने देखो एक बात बोली ह्यूमन नेचर के बारे में, आगे भी मिलेगा। इन्होंने बोला कि मानव एक राजनीतिक प्राणी है ना, यानी कि पॉलिटिकल एनिमल बोला। अब देखो एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज होंगे लोग, ये मैं पहले बता दूं। अगर हम प्लेटो की बात करेंगे ना तो प्लेटो भी यही बात बोलते हैं, लेकिन प्लेटो जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि मनुष्य एक सोशल एनिमल है। अरस्तु बोलते हैं कि मनुष्य एक कैसा है, राजनीतिक प्राणी। दोनों में अंतर क्या है, वैसे तो सोशल एनिमल अरस्तु भी बोलते हैं, लेकिन जब कभी बात आ जाए दोनों को अलग करने की तो प्लेटो सोशल एनिमल लिखिएगा और इनका पॉलिटिकल एनिमल लीजिएगा। अच्छा, अंतर क्या है, ये एनिमल जानवर क्यों बना रहे हैं, या फिर जंतु, एनिमल मतलब जानवर नहीं, प्राणी है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि प्लेटो का मानना है कि देखो सोशल एनिमल का मतलब कि मनुष्य कहीं भी रहे, कैसा भी रहे, वो प्राकृतिक रूप से समाज बना लेता है अपना। 2 लोग अपनी तरह से मिल जाएंगे, 4 लोग अपनी तरह से मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ सोसाइटी बना लेगा अपनी तरह के ग्रुप के लोगों के साथ। तो बोलता है स्वाभाविक है। उसी तरह से अरस्तु का मानना है कि मनुष्य स्वभाव से राजनीति करता है, इसलिए राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं। अभी आगे मिलेंगे, पढ़ेंगे। बोलते हैं कि मनुष्य एक स्वाभाविक रूप से राजनीतिक प्राणी, अगर वो 4 मनुष्य कहीं रहे तो राजनीति करेंगे ही करेंगे, उनके स्वभाव में है। इसीलिए बोलते हैं कि स्वभावतः ही राज्य का जन्म हुआ है, राज्य को बनाया नहीं गया है, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में है, उसका विकास हो गया। तो ये अंतर है। तो इसीलिए बोलते हैं कि राज्य जो है स्वभाव से बना है। इनका एक मानना है कि राज्य जो है लोगों के भले के लिए आया है, लोगों का भला हो, लेकिन अस्तित्व में इसलिए बना है ताकि लोगों का भला होता रहे, अस्तित्व बना, इसलिए सर्वोच्च विज्ञान इसको मानते हैं। और हमने ये डिस्कस भी किया है कि क्यों इसको इन्होंने सर्वोच्च विज्ञान कहा है।
दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें, क्यों इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, दूसरा योगदान इनका हम देखें, पहला तो ये हो गया कि इसको सर्वोच्च विज्ञान के रूप में स्थापित किया, दूसरा कि इन्होंने इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया, जो भी हम देख रहे थे। इंडक्टिव मेथड को साइंटिफिक मेथड बोला जाता है। देखो एक चीज है, एक इंडक्टिव मेथड में एक जैसे ये तो वैज्ञानिक पद्धति इसलिए मानी जाती है क्योंकि फैक्ट्स पे काम करती है और फैक्ट्स कलेक्ट करके तब जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंचती है, तो हमने समझा भी ना इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। अब इसमें एक बात और आती है कि इन्होंने ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया, हिस्टोरिकल मेथड्स का। तो हिस्टोरिकल मेथड में आप देखोगे कि क्या होता है, जो इतिहास है ना, इतिहास क्या है, पूरी तरह से इवेंट्स जो होते हैं उनको एक क्रोनोलॉजी में रखता है, यानी कि जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसे आप देखोगे कि आपको पता है कि अभी मान के चलो कि अगर कोई पूछे कि जनवरी में कैसा टेम्परेचर रहता है, तो आप बताओगे जनवरी में जो टेम्परेचर रहता है वो इंडिया में सामान्य तौर पे आपको देखेगा टेम्परेचर डाउन रहता है, बहुत हाई नहीं रहता। वही जून जुलाई में पूछे तो आप बताओगे ज्यादा रहता है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी रहती है। तो वो क्यों बता रहे, क्योंकि हमने पिछले कई मौसम देखे हैं ना, उसी के आधार पे। तो वो कैसा है, इतिहास के आधार पे ही तो है। तो इतिहास टोटली फैक्ट्स पे बेस होता है और फैक्ट्स के आधार पर अनुभव पे भी आधारित होता है, यानी कि भाई फलाने मौसम में ये होता है, फलानी ये चीज होती है, अपने जो कुछ भी आपके जीवन में भी अनुभव है, नॉलेज है, वो इतिहास के बेस पे आया है, हिस्ट्री से ही आया है। अगर अभी हिस्ट्री आपके दिमाग से डिलीट कर दी जाए, जैसा कि आप लोग फोन से करते हो कई बार, ठीक है, तो आपकी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट कर दी जाए तो फिर आपका आगे का सब ब्लैंक हो जाएगा, खाली खाली, अब भूल जाओगे सब, ठीक है। तो इसीलिए वो हिस्ट्री को भी माना जाता है वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक अध्ययन। यहाँ पे कोई अगर कर रहा है तो वो आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन की बात आती है ना। अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया, फैक्ट्स पे बात की, कंपेयर किया, ठीक है, तथ्यों पर आधारित दृष्टिकोण को इन्होंने देखा। और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने अनुभव और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित राजनीति सिद्धांत को विकसित भी किया है। अभी हमने देखा ना, ऐतिहासिक तथ्य वहां से लिए उठाया इन्होंने ना, कि पॉलिटिकल थियरी इनकी जो है एक्सपीरियंस एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बेस्ड थी, ठीक है। तो ये चीज आपको बेसिक जो चीजें बता रहा हूँ, प्रश्न यही फंसते हैं, कहाँ पे था, कहाँ पे नहीं था, ये सारी चीजें आपके लिए अलग अलग स्तर पे आएंगी, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, यथार्थवादी दृष्टिकोण पे, रियलिस्टिक अप्रोच। एक तो देखो इसको याद रखना, आपको जैसे आप नोट्स बनाओगे ना, तो आपको सिंपल था पहले ये पॉइंट याद होना चाहिए कि भाई कैसे इन्होंने अलग किया, आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया ना, उसके बाद आप देखोगे यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया ना। अच्छा एक चीज में इनका देखिएगा, इनका जो यथार्थवादी दृष्टिकोण व्यवहारिक पक्ष है, यथार्थ मतलब व्यवहारिक, इसमें इन्होंने मध्यम मार्ग को प्रमोट किया। ये भी पूछा जाता है कि मिडिल पाथ ये क्यों फोकस करते हैं। इनका जैसे आप देखोगे बोलते हैं कि व्यक्ति के साथ ना बहुत पैसा होना भी ठीक नहीं है, बहुत गरीब होना भी ठीक नहीं है ना, बोलते हैं कि बहुत ज्यादा लाइट होना ठीक नहीं है, बहुत अंधेरा भी होना ठीक नहीं है, बहुत व्यक्ति बोलते हैं कि जो है आदर भी किया जाना एक सीमा से ज्यादा ठीक नहीं है, अपमान भी किया जाना ठीक नहीं। तो बोलते हैं कैसे करो, बोलते हैं मध्यम व्यवहार करो हर जगह। बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म या फिर अतिवाद जो है, बोलते हैं ये ठीक नहीं होता। और इसकी बात अगर देखोगे तो वैसे तो चाहे बौद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, इवन एक थिंकर है बहुत, आपने चाइनीज मूवी वगैरह देखी होगी, तो उनका नाम कन्फ्यूशियस है ना, कन्फ्यूशियस सेज, बहुत फेमस है। तो कन्फ्यूशियस भी इस तरह की चीजें प्रयोग करते हैं मध्यम मार्ग की। तो बोलते हैं कि हमेशा जीवन में ना बैलेंस रखना चाहिए, बहुत खुशी हो तब प्रॉमिस नहीं करो, बहुत दुखी हो तो किसी से बदला मत लो, ठीक है। तो इसकी बात ये करते हैं कि हमेशा मध्यमता, हमको बीच में रहना चाहिए कि बहुत पैसा आया, लो महीने की सैलरी आई, घर से खर्चा आया, चलो मूवीज वगैरह देख लें, और 5 दिन में पैसा करता हूँ, 25 दिन मांग मांग के जी रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं ना, बैलेंस में चलना चाहिए कि हमको आगे का भी देखना है। तो ये चीज इनके लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण इनका लेके चलता है, जो हर जगह आता है। मध्यम मार्ग का समर्थक ना, ये अवॉइड करता है मध्यम अति को, असंतुलन का विरोध करते हैं ये, ठीक है, इम्बैलेंस जो है उसको खत्म करने की बात करते हैं। बोलते हैं कि राजनीति, सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र, बोलते हैं जो असंतुलन है, जो समस्याएं हैं, बोलते हैं ये इनके बीच में सबसे बड़ी जो समस्या है वो असंतुलन के कारण ही है। तो हमें सबके बीच में एक सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए ना, ये चीज है। तो व्यवहारिक पक्ष है, असंतुलन की बात करते हैं। इसी में आगे है चौथा, कि राज्य और संविधान के अध्ययन पे इन्होंने जोर दिया। इसके पहले इस चीज पे इतनी बात नहीं हो रही थी अरस्तु के पहले, तो इस चीज पे भी ये जोर देते हैं कि राज्य का स्टडी ऑफ स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सीधे से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि मान के चलो कि भाई अरस्तु का राजनीति विज्ञान में क्या योगदान था,
ठीक है, कि राज्य के संविधान का अध्ययन किया, नीति शास्त्र से राजनीति शास्त्र को अलग किया, मध्यम मार्ग की बात की। मध्यम मार्ग में भी और भी देखेंगे, पॉलिटी, जब हम राज्य के विवरण को देखेंगे तो वहां पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अध्ययन किया इन्होंने, राज्य का क्रमबद्ध अध्ययन किया, सिस्टमेटिक स्टडी की। जैसे अरस्तु ने राज्य का विकास क्या है, कैसे, मतलब इसको बताया कि राज्य आया कैसे वास्तविकता में, कि राज्य क्या आ सकता है। अच्छा, बड़ा वैज्ञानिक अप्रोच दिया। इसके बाद भी जब राज्य के विकास का सिद्धांत हम देखेंगे तो उसमें ये नहीं आएगा। जैसे बोलते हैं कि देखो क्या हुआ ना, कि राज्य आया क्यों, तो बोलते हैं कि देखो ह्यूमन जो है ना वो क्या है, पॉलिटिकल एनिमल है। मनुष्य स्वभाव से राजनीति करता है, राजनीति उसके खून में है। तो जहां रहेगा 4 लोग राजनीतिक व्यवस्थाएं सिस्टम बना ही लेगा, और भारतीय तो राजनीति में सबसे आगे है ना। प्रधानी के चुनाव में गांव के देख लीजिए आप, बम्पर लेवल पे राजनीति होती है, उसके लिए कोई शिक्षा ट्रेनिंग किसी चीज की जरूरत नहीं। तो बोलते हैं स्वभाव से है और जरूरत थी, तो इसलिए अपने आप राज्य का स्वरूप धीमे धीमे विकसित होता चला गया, तो राज्य का विकास हुआ है। राज्य का प्रादुर्भाव या दैवीय संस्था या किसी ने बनाया नहीं है। उसका स्वरूप कैसा है ना, सर्वोच्च विज्ञान का है, वो निर्धारित करता है। चलता कैसे है, संविधान नियम कानून होते हैं। नागरिकता का कॉन्सेप्ट पहली बार व्यवस्थित रूप से स्थापित करने की बात आती है, कि सबसे पहले सिटीजनशिप क्या है, किसको सिटीजन बोला जाएगा, किसको नहीं बोला जाएगा। इन सब चीजों पे पहले इतनी बात हुई ही नहीं थी कभी, या कोई ध्यान ही नहीं देता था कि नागरिक क्या है, नागरिक और प्रजा दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, ये सब बातें कौन करता है, अरस्तु ही करते हैं इतने व्यापक स्तर पे। उस समय कानून के महत्व को समझाते हैं ना, और उसके भी व्यापक अध्ययन, और एक प्रकार से बहुत बड़े स्तर पे, जो कि उस दिशा में कोई सोच नहीं पाया था उस समय, या कोई खासा विकास नहीं हुआ था, उन सारी चीजों पे काम करने का काम कौन करते हैं, अरस्तु करते हैं। ठीक है, चलो, और उसके बाद हम लोग आते हैं अंतिम पे, कि नागरिकता और कानून सर्वोच्च ना, नागरिकता और कानून की सर्वोच्चता स्थापित करते हैं, कि नागरिकता और कानून जो होगा वो सर्वोच्च होगा, यानी कि व्यक्ति के ऊपर कानून होगा। ठीक है, एक प्रकार से तो देखा तो लोकतंत्र की बात ही कर रहे हैं। और जो कि अगर आप देखोगे कि प्लेटो जो है विरोध करते हैं लोकतंत्र, बोलते हैं कि सबसे घटिया चीज है लोकतंत्र। ठीक है, लेकिन ये भी लोकतंत्र के किस रूप को महत्व देते हैं, जब हम राज्यों के प्रकार पढ़ेंगे तो वहां पे अब इसको देखेंगे। पॉलिटी को बेसिकली यूज करते हैं ये। अरस्तु ने नागरिकता को स्पष्ट किया, जो आधुनिक राजनीति में मार्गदर्शक का सिद्धांत है, कि नागरिक कौन हो सकता है। भाई कोई विदेशी और नागरिक में क्या अंतर रहेगा ना, जनरली आप पढ़ते हो सिटीजनशिप, तो आप पढ़ लेते हो भारतीय संविधान में क्या है ना, कि भाई 5 से लेके 11 तक दे रखा है। अब उसमें तो ये होता है कि किसी भी देश में लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, शुरुआती होती है, किसी भी देश में 2 नागरिक रहते हैं, 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक विदेशी और नागरिक। लेकिन वो तो आप वहीं से पढ़ लिए ना, नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे ये बातें उठी। तो ये सब हम देखेंगे भी, नागरिकता के कॉन्सेप्ट को भी इनको देखेंगे कि इन्होंने सिटीजनशिप को कैसे डिफाइन किया है। ठीक है, कानून की सर्वोच्चता हमने देख ली। उन्होंने कानून को क्या बोला, स्टेटमेंट कई बार पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कानून को व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो कई लोगों ने मिलकर बनाया, एक व्यक्ति की बुद्धि से अधिक होगा। ठीक है, तो देखिए एक प्रकार से रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करते हैं, कि कानून की सर्वोच्चता होगी। देखो प्लेटो ने तो बोला कि कानून मूर्खतापूर्ण है ना, इग्नोरेंस है, ठीक है, अज्ञानता है। लेकिन इस तरह की बातें अरस्तु करते हुए आपको कदापि नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो तो यहां पे आप देखोगे कि इस आधार पर ये चीजें रखी गई हैं। क्लियर हो रहा है ना। देखो जब आप नोट्स बनाओगे तो इसको अलग करते चलना, जरूरी नहीं कि हर जगह मनोरंजन हो, क्योंकि जो डिजिटल बोर्ड वाली क्लास होती है जिसमें चेहरा दिखता है, वहां पे मनोरंजन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं। मनोरंजन मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्लास हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को करेंगे, इसीलिए वो क्लास बड़ी भी हो जाती है। सामान्य तौर पे यहाँ पे हम काम काम की ही बातें करते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं, कि अरस्तु की मानवीय प्रकृति एवं राज्य की अवधारणा, बेसिकली क्या ये सोचते हैं ना, अरस्तु की मानवीय प्रकृति क्या है, राज्य की अवधारणा क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम अभी देखते हैं। तो ह्यूमन नेचर को समझने के लिए, भाई मनुष्य क्या है, मनुष्य के पहले ह्यूमन नेचर को समझेंगे। तो वैज्ञानिक अप्रोच है ना, तो वैज्ञानिक अप्रोच में तो मनुष्य के स्वभाव को भी समझेंगे। तो मनुष्य, अब जैसे हमने बोला कि स्वभाव से ही बताएंगे, भाई बोलेंगे कि राज्य क्यों आया, इन्होंने बोला कि राज्य का इवोल्यूशन हुआ है। देखो 2 वर्ड होते हैं, मैं समझा देता हूं। एक होता है इवोल्यूशन, दोनों को समान तौर पे विकास ही बोलते हैं, इवोल्यूशन, और एक होता है रिवोल्यूशन। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इसे लिख के भी पढ़ा सकता हूँ, जैसे डिजिटल बोर्ड पे एक्सपीरियंस होता है ना आपका लिखने का, इस तरीके से भी लिख के मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो वो कैसा रहेगा, आपको नोट्स ऐसे बने बनाए मिल जाएंगे, या फिर ऐसे ही करके, या फिर ये पीपीटी आपको ठीक लग रही है बताइएगा, मैं लिख लिख के भी पढ़ा दूंगा। तो जैसे क्या होता है कि एक होता है इवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन।
इवोल्यूशन क्या होता है? क्रमगत विकास बोलते हैं। जैसे आप देखोगे कि बंदर से जो होमोसेपियंस से जो मनुष्य आज का समय आया है, जो एक प्रजाति डेवलप हुई, बस धीमे धीमे हुई है। मनुष्य की पूंछ हुआ करती थी, खत्म हो गई। जिराफ की जो आप देखोगे गर्दन लंबी हुई। तो एक टाइम इसने लिया है परिवर्तन ने समाज में। रिवोल्यूशन क्या है? ये तो है क्रांति, तत्कालिक परिवर्तन, खून खराबा करके पूरा सिस्टम चेंज कर दो, या जो भी हो। तो ये बोलते हैं कि नहीं, इसका ना परिवर्तन डायरेक्ट नहीं हुआ, इवॉल्व हुई है ये, धीमे धीमे समय के साथ परिवर्तन हुआ है। ठीक है, समय के साथ धीमे धीमे परिवर्तन हुआ है, उसी को बोलते हैं ये यहाँ पे। तो बोलते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है भाई, और राजनीति करेगा, और राज्य का जन्म इसी प्रवृत्ति से हुआ है। अभी समझाएंगे कि कैसे आया। मनुष्य का स्वभाव ये है। और देखो वैज्ञानिक व्याख्या लग रही कि नहीं। अभी हम राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे। जैसे एक तो हॉब्स लॉ, रूसो को यही पढ़ना है, तो वो समझौते का सिद्धांत है, वो भी इतना प्रैक्टिकल आपको नहीं लगेगा। इसके बाद दैवीय उत्पत्ति उत्पत्ति का सिद्धांत, अब थोड़ा सा हम थियरीज में देखेंगे। एल्टीग्रेड का सिलेबस तो हमने देखा ही है, बट जो भी इसमें सिलेबस में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली मैं सारी सिस्टम्स के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया हूँ, तो वो थोड़ा सा कई बार हो जाता है कि कौन सा है नहीं है सिलेबस में, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम चलेंगे। तो वहां पे देखेंगे कि इतना प्रैक्टिकल नहीं लगेगा जितना अरस्तु ने आपको बता रखा है। तो बोलते हैं कि देखो मनुष्य का स्वभाव कैसा है, पॉलिटिकल एनिमल है, और राज्य का जन्म ही इस प्रवृत्ति के कारण हुआ है। तो यहां पे आपको समझ में आया कि प्रवृत्ति उसकी राजनीतिक है, और इस कारण से राज्य आया है अस्तित्व में ताकि लोगों का भला कर सके। वह अपने गुरु प्लेटो की तरह यह स्वीकार नहीं करता कि राज्य कोई कृत्रिम है। राज्य को तो बोलता है, इन्होंने विकास के तौर पे सामाजिक माना है ना, तो ये बोलते हैं कि राज्य कृत्रिम समझौता है। कृत्रिम मतलब क्या होता है? देखो कि राज्य को बनाया गया, तो बनाने का मतलब है कि कुछ लोग जो है अव्यवस्था हो रही थी, उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए लोगों ने समझौता कर लिया कि यार एक संस्था बनाते हैं जो लोगों का भला करेगी, सुरक्षा करेगी, न्याय प्रदान करेगी, शांति व्यवस्था बनाए रखेगी। उसको बोलते हैं कि सामाजिक रूप से लोगों ने मिलकर समझौता किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नहीं, ये क्या है? स्वतः विकसित हुई। इनके हिसाब से राज्य एक स्वाभाविक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है जो व्यक्ति के नैतिक और भौतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। राज्य किसमें? नैतिक और भौतिक विकास, यानी कि नैतिक भी पतन ना हो, उसकी रक्षा हो, अनैतिक काम को रोका जाए, और भौतिक हो यानी कि उसकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो, संपन्नता, भोजन ना, सामाजिक संबंध, विवाह, पुत्र आदि संपन्न हो, शिक्षा आदि। तो नैतिक और भौतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं को यहाँ पे रखा जा सके। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे रखा है ना कि पॉलिटिकल एनिमल्स। ये अच्छा वो हिंदी में था, यहाँ पे केवल इंग्लिश में है ना, बाइलिंगुअल है। तो इसको देख लीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वीडियो को पॉज करके अपना पढ़ते रहिएगा। राज्य की उत्पत्ति के विकास को हमने ऑलरेडी देखा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक थियरी। इसको समझा रहा हूं मैं, सावयवी सिद्धांत। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एलटी में जो लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी के शब्दों को थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि हर जगह आपको इंग्लिश का मैटर नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये आती है कि जैसे हिंदी तो आती होगी, ऐसा थोड़ी कि हिंदी नदारत है आपकी, तो कुछ शब्दों को थोड़ा सा जोड़ के देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट वगैरह थोड़ा आप मार्केट में जो मिल रहे हैं उसमें आसानी होगी ना। इंग्लिश मीडियम का बेस ही उतना बड़ा नहीं है इस फील्ड में। तो क्योंकि पूरी तरह से कॉमर्शियल एक्टिविटीज है ना भाई, आदमी को पैसा चाहिए, कोई टाइम दे रहा है अपना, तो उसके लिए भी चाहिए, बेशक वो प्रॉफिट ना ले। तो इस कारण से क्या होता है कि कोचिंग संस्थाएं उतना चला नहीं पाते इंग्लिश मीडियम, क्योंकि तो स्टूडेंट नहीं मिलते यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा हिंदी भी देखते रहेगा। जनरली मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश देखते रहेगा हर क्लास में, लेकिन यहाँ पे हिंदी देखते रहेगा। सावयवी, सावयवी क्या है? सा अवयवी यानी कि ऑर्गेनिक है। जैसे मनुष्य होता है ना, एक मनुष्य है तो उसमें क्या होता है, उसके हाथ पैर सिर ये सब होते हैं। तो उसके अगर आप बोलोगे, पैर से बोलोगे, किसी से पूछोगे ये क्या है, तुम कौन हो, तो बोले मैं पूरा शरीर हूँ। उसे बोले क्या तुम्हारा हाथ है, तो बोले तुम हो कि पूरा, तो बोले नहीं नहीं, ये उंगली है, ये पैर है, नाखून है, आंख है, बाल है, गाल है। ठीक है, कुछ भी है, लेकिन क्या है कि वह मनुष्य तब तक पूर्ण नहीं होगा, वो शरीर का एक अंग मात्र है। शरीर के साथ ही उस अंग का विकास होगा। अगर शरीर कट गया, शरीर से अंग कट गया, तो वो नष्ट हो जाएगा। यानी कि सब अंग मिलके काम करते हैं ना। बोलते हैं क्रमिक रूप से समुदाय का विकास हुआ, श्रम समुदाय ने मिलके इसको डेवलप किया है। ठीक है, अभी कैसे हुआ है उसकी बात करेंगे ना। बोलते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। अच्छा, परिवार को इन्होंने क्या बोला, अभी इस पे हम थोड़ा सा और डिटेल से चलेंगे। परिवार दास प्रथा जब पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे, लेकिन अभी सिंपल सा इतना समझिए कि इसमें बोलते हैं कि जैसे समाज की सबसे छोटी इकाई ना क्या है, परिवार है, जिसमें पति पत्नी, ध्यान देना यहाँ पे, अगर पति पत्नी मात्र हैं और बच्चे नहीं हैं तो परिवार नहीं होगा। पति पत्नी, बच्चे और दास, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दास को क्यों इन्होंने संपत्ति परिवार का हिस्सा माना? इनका मानना है कि जो प्रॉपर्टी होती है ना, संपत्ति, वो दो प्रकार की होती है। ठीक है,
आप देखोगे एक होती है जैविक, एक होती है अजैविक। जैविक मतलब यहाँ पे एक जिंदा होती है, ठीक है, और एक जिंदा नहीं होती। तो जैसे कि घर, गाड़ी, कार, ये तो हो गया आपका ऐसे ना। और जो जैविक है मतलब आप मतलब जिंदा है, वो आप देखोगे दास, गाय, भैंस, ये सब तरह के जानवर आते हैं। वो अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो अभी दासों में आएंगे तो वहां पे संपत्ति के बारे में देखेंगे। तो मतलब परिवार इन्होंने बोला कि सबसे छोटी इकाई है। बोलते हैं अनेक परिवारों से मिलकर क्या बनता है, गांव बनता है। तो यानी कि देखो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है व्यक्ति, ठीक है। तो बोलते हैं कि जब बहुत सी कम्युनिटी जब मिलेंगी तो फिर क्या बोलेगा, पूरा नगर राज्य, सिटी स्टेट बन जाएगी। सिटी स्टेट के आगे नहीं बोलते ये। इनके लिए भी मानना था कि बहुत छोटा बड़ा आकार, मतलब आकार बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो राज्य की व्यवस्थाएं उतनी बढ़िया चल नहीं पाएंगी, ठीक है। इसीलिए सिटी स्टेट का ये महत्व ज्यादा देते हैं, ठीक है। यानी कि विभिन्न ग्रामों के साथ मिलकर बना था राज्य, ये आप समझिएगा। अब मुख्य विचार देख लेते हैं। तो राज्य को समझे ना, ये क्या है, ऑर्गेनिक है। ये क्या है, आप यहाँ पे जो सिटी स्टेट है, परिवार, ग्राम और इन सब से मिलकर बना है, यानी कि सब एक दूसरे के अंग है। तो ये सवयवी सिद्धांत में बिलीव करते हैं। और मनुष्य राज्य में रहता है। इन्होंने बोला था कि अगर कोई मनुष्य राज्य में नहीं रहता, ध्यान सुनना, अगर कोई मनुष्य राज्य में नहीं रहता, जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूं कहीं नोट कर सकते हैं अलग से। जो मनुष्य राज्य में नहीं रहता, या तो पशु है, या तो मतलब या तो जानवर है, या तो देवता है। तो ऐसा क्यों? बोलेगा अगर देवता है तो समाज की जरूरत क्या, ठीक है, समाज से बाहर भी रह लेगा, मुनि है, तपस्या कर लेगा। और बोलते हैं अगर जानवर है तो फिर उसको समाज की जरूरत क्या, बिना समाज के रह लेगा। तो नहीं, समाज बहुत जरूरी है, ठीक है, राज्य से बाहर रहेगा। तो इसमें मुख्य विचार हम इनको देख लेते हैं। राज्य के पीछे जो सवयवी सिद्धांत इन्होंने दिया, इन्होंने बोला कि राज्य केवल जीवन यापन के लिए उत्पन्न होता है, यानी कि राज्य हमारे लिए क्या है, जीवन यापन बढ़िया से हो उसके लिए है, लेकिन अच्छे जीवन के लिए बना रहता है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। राज्य हमारे बेहतर जीवन के लिए आता है और बेहतर जीवन यापन के लिए बना रहता है ना, ठीक है। यहाँ पे इसको देखिएगा, सेक ऑफ मेल लाइफ बट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ द गुड लाइफ ना। मतलब इसको देखो क्या है कि कई तरीके से सेंटेंस मिलेगा, मीनिंग समझते रहिएगा कि बेहतर जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए आता है और बेहतर जीवन के लिए बना रहता है। इस तरह से सेंटेंसेस चेंज हो सकते हैं, बट कोर आपको पता रहेगा तो आप बता दोगे कि किसने किया। और अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ऐसा नहीं है पहली बार है। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वहां पे थोड़ा सा देखते हुए चलेगा, इस तरह से आपको मिलेंगे। राज्य का विकास मानव शरीर की तरह होता है ना, सवयवी सिद्धांत यही तो है, ऑर्गेनिक थ्योरी। मानव शरीर का जैसे एग्जांपल दिया, प्रत्येक व्यक्ति और संस्था शरीर की तरह काम करती है। सवयवी देखिए, ऑर्गेनिक चीजें अभी और भी मिलेंगी, ऑर्गेनिक थ्योरी पे बहुत सी चीजें मिलेंगी। तो वहां पे आपको ये शब्द नया ना लगे ना, हमने इसको बोला कि बोलते हैं कि जहाँ प्रत्येक इंडिविजुअल, हमने बोला ना मनुष्य में जैसे उंगली हो गई, पैर हो गए, तो मनुष्य क्या है, पूरा बॉडी के साथ मिला है। तो बोलते हैं कि राज्य पूरी तरह से है ना, और बोलते हैं कि उसी में शरीर है, और बोलते हैं संस्थाएं, व्यक्ति सब उसी के छोटे छोटे अंग हैं, बिना राज्य। अब इसका मतलब एक चीज और भी होता है क्या, कि राज्य के साथ देखो, जैसे उंगली है, बाल हैं आपके, तो बाल आपके तभी बढ़ेंगे जब वो सिर में लगे रहेंगे, अगर काट दिए गए तो नहीं बढ़ेंगे। इसका तात्पर्य होता है कि व्यक्ति का विकास भी तभी होगा जब राज्य की शरण में रहेगा, राज्य के साथ रहेगा ना। राज्य से अलग हो गया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है। तो राज्य बेहतरी के लिए होता है, कहने का मतलब देखो, समझ रहे हो कि राज्य बेहतरी के लिए होता है। तो ये एक्सप्लेन करने की बात करते हैं। संस्था, राज्य का स्वरूप कैसा है, ऑर्गेनिक है, सवयवी है। अंतिम और सर्वोच्च समुदाय बोला है इन्होंने, राज्य है क्योंकि इनका आदर्श राज्य सिटी स्टेट था, सिटी स्टेट को मात देते हैं, और इसीलिए सर्वोच्च समुदाय, समुदायों का समुदाय इन्होंने बोला, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस, ये शब्द यूज करते हैं। तो इसको कहीं नोट करते चलेगा, जो एक्स्ट्रा मेरे दिमाग में आ रहा है वो भी बताते जा रहा हूं। समुदायों का समुदाय सर्वोच्च समुदाय है, इसलिए बोलते हैं कि देखो, अपने लिए नहीं, अन्य समुदायों के लिए भी काम करता है। भाई हमने ये देखा था ना कि राज्य डिसाइड करेगा कि इकोनॉमी कैसे होगी, आपकी साइंस का डेवलपमेंट कैसा होगा, आपका लिटरेचर कैसा होगा, आपके लोग का एजुकेशन कैसे होगा, आप में सोशल काम कैसे होंगे, वगैरह वगैरह, राज्य डिसाइड करेगा। तो बहुत सी संस्थानों के लिए खुद काम करता है, क्योंकि इसका क्षेत्र व्यक्तिगत नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, सबकी भलाई के लिए। तो इसीलिए राज्य क्या है, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस है, या फिर संस्थानों के समुदायों का समुदाय है, या फिर कहें तो सर्वोच्च समुदाय है। समझ में आया ना ये क्या है, ठीक है। चलो, अब राज्य की विशेषताओं को हम यहाँ पे अगले चैप्टर लेक्चर से चालू करेंगे। तो राज्य की विशेषताओं को देखने का प्रयास करेंगे। अभी देख रहे हैं आप रात के 2 बज गए हैं, तो फिर नेक्स्ट क्लास आपकी कल आएगी, एक दिन गैप करके हो सकता है, ठीक है। थोड़ी बहुत एडिटिंग भी होती है ना, ताकि वॉइस वगैरह आपको मिलती रहे, तो वॉइस क्लियर मिलती रहे,
फिर अगले लेक्चर में आएंगे तो कंप्लीट प्लेट रस्तु होगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 आपको मिलेगा। धन्यवाद।